हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज के लेक्चर से हम सोशल इशू के टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं और आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है जाति व्यवस्था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लेक्चर पसंद आते हैं तो शेयर भी किया कीजिए। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जाति व्यवस्था की। तो इस व्यवस्था का आरंभ ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर हुआ था। जो व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता था उसे उस जाति का मान लिया जाता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे। लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था में परिवर्तन होता चला गया। उत्तर वैदिक काल के आते आते ही यह व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र, इस तरह की व्यवस्था ने जन्म ले लिया था। अब इसी जाति व्यवस्था को हम आज किस स्वरूप में देख रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो जाति व्यवस्था के वर्तमान में दो उपागम देखने मिलते हैं। पहला है लक्षणात्मक उपागम और दूसरा है शुद्ध अशुद्ध उपागम। लक्षणात्मक उपागम की बात करें तो यह 6 पॉइंट मॉडल पर आधारित है। मतलब आज की जो जाति व्यवस्था हमें देखने मिलती है उन 6 पॉइंट्स को बताता है ये। इसमें पहला है समाज का जाति पंचायत और जाति परिषद के रूप में खंडात्मक विभाजन। दूसरा है सामाजिक और धार्मिक पद सोपान क्रम। तीसरा है अंतःविवाही, जिसमें अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह आते हैं। फोर्थ आता है सहभोज व सामाजिक समागम पर प्रतिबंध होना। फिफ्थ है व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध होना। और सिक्स्थ आता है नागरिक तथा धार्मिक अक्षमताएं। ये सारे उपागम हमें जाति व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। इन्हें डिटेल में बाद में भी देखेंगे। अब दूसरा आता है शुद्ध अशुद्ध उपागम, जो भारत की अद्वितीय विशेषता के रूप में देखा जाता है। यह उच्च से निम्न वर्ग को दर्शाता है। इसमें आप अपने स्क्रीन पर जो श्रेणी देख रहे हैं उसमें मैंने उदाहरण के लिए ए से लेकर जे तक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। इसमें ऊपर के जो ए बी सी ग्रुप है यह उच्च वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है और इन तीनों वर्गों में भी अपनी शुद्धता के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। साथ ही अल्फ़ाबेट डी के नीचे जितने भी वर्ग आते हैं उन्हें निम्न शुद्धता के वर्गों में मापा जाता है। अब यहाँ पर ना जो डी ग्रुप है उसमें एक सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, जिसे सीमाबंद, बंद व्यवस्था या जाति व्यवस्था कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि डी ग्रुप से जितने भी नीचे के ग्रुप हैं वह अपने ऊपर के ग्रुप में मतलब ए बी सी डी में विवाह नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते, सहभोज नहीं कर सकते और समागम भी नहीं कर सकते। तो इन सब प्रकार के कार्यों में जाति व्यवस्था में लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जो कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होने को दर्शाता है। लेकिन इतने रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी ये जातियां आपस में परस्पर सहयोग भी करती हैं कुछ मामलों में। और इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं कि अशुद्ध जातियों द्वारा शुद्ध जातियों की अस्थायी अशुद्धता को समाहित करना। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी उच्च वर्ग में यदि किसी की डेथ हो जाती है तो माना जाता है कि उसके घर में अशुद्धता आ गई है। तो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति आता है और उसके घर की सफाई करता है और उसकी जो अशुद्धता है वह स्वयं में समाहित करके बाहर ले जाता है। अब ये एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो सके कि जाति व्यवस्था आखिर है क्या। ये सारी बातें लिखी भी इसलिए गई हैं क्योंकि बहुत सी जगह पर देखी गई हैं जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीज़ें। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है। अब विभिन्न जातियों में परस्पर सहयोग का दूसरा उदाहरण है जजमानी प्रथा, जिसमें पारलौकिक कर्म, धर्म और पुनर्जन्म के स्तर पर परस्पर सहयोग देखा जाता है। अगला उदाहरण आता है परिस्थिति और शक्ति के संदर्भ में। अब इसे ऐसे समझो कि पहले क्या होता था ना, राजा होता था और ब्राह्मण होता था। तो राजा जो क्षत्रिय है वह अपनी शक्ति का प्रमाण ब्राह्मण के माध्यम से ग्रहण करता था और जो ब्राह्मण है वह अपनी स्थिति को उच्च बनाए रखने के लिए राजा के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करता था। तो हुआ ना आपस में सहयोग। तो ये कुछ उदाहरण थे जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे से परस्पर सहयोग की स्थिति में होती हैं। अब आगे बात करते हैं जातियों में होने वाली गतिशीलता के बारे में। मतलब क्या जातियों में भी एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है? तो भाई जातियों में गतिशीलता तो हो सकती है और यह 2 तरीके से होती है। पहला माना जाता है सैद्धांतिक स्तर पर। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है तो माना जाता है कि अगले जन्म में वह अपने कर्मों के अनुसार ही उच्च या निम्न जाति में जन्म लेता है।
लेकिन यह अवधारणा अधिकतर लोगों के माध्यम से अस्वीकार कर दी गई है। अब दूसरा देखने मिलता है व्यवहारिक स्तर पर जातियों में गतिशीलता। इसके अंतर्गत जातियों में परिवर्तन कुछ इस तरह से किया जा सकता है। पहला, जाति के नाम में परिवर्तन करके। दूसरा, निम्न जाति समूह का उच्च जातियों के आदर्शों, रीति रिवाजों और जीवन शैली का अनुकरण करके। और तीसरा उपाय आता है जिसके अंतर्गत विभिन्न आरक्षण जैसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उच्च समूह स्वयं को निम्न जाति का बताते हैं। इन सब कारकों में हमें जातिगत गतिशीलता देखने मिलती है। अब बात करते हैं डोमिनेंट कास्ट क्या होती हैं उसके बारे में। तो डोमिनेंट कास्ट या प्रभु जातियां उन्हें कहा जाता है जिनके पास आर्थिक प्रभुत्व, संख्यात्मक प्रभुत्व और राजनीतिक प्रभुत्व, ये तीनों शक्तियां होती हैं। अब यह प्रभु जातियों का प्रयोग सामान्यतः जातिगत राजनीति में देखने को मिलता है, जिसमें प्रभु जातियों को अपने पक्ष में कर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसके कुछ उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब पहले जो हमने 6 पॉइंट मॉडल देखा था ना, उसमें विभिन्न स्तर पर किस तरह से वर्तमान में परिवर्तन हो रहे हैं या फिर उस व्यवस्था में किस तरह से परिवर्तन लाए जा सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसमें पहला आता है व्यवसाय में परिवर्तन, तो यह औद्योगिकरण के साथ लाया जा सकता है। दूसरा है सहभोज के स्तर में परिवर्तन, नागरिक जीवन शैली के आधार पर हो रहा है। तीसरा, पद सोपान क्रम स्तर में परिवर्तन, पश्चिमीकरण, भूमंडलीकरण या वर्गीय स्तरीकरण के माध्यम से हो रहा है। आगे जाति संगठनों के स्तर पर भी परिवर्तन देखने मिलता है, जो कि सार्वभौमिक मूल्य प्रणाली आधारित न्यायिक व्यवस्था का परिणाम है। अब आगे अस्पृश्यता भी धीरे धीरे समाप्त हो ही रही है। साथ ही विवाह स्तर पर परिवर्तन परंपरागत अंतःजातीय विवाह के चलते देखा जा रहा है। भारत में आज कुल 5% विवाह ही प्रतिलोम या अंतर्जातीय प्रकार के हैं। इसीलिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था कायम है और लड़कों का महत्व भी ज़्यादा है, और इसीलिए आज भी कई जगह दहेज प्रथा देखने मिलती है। तो इस तरह से हमें जाति व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन देखने मिला है। लेकिन अब इन सब परिवर्तनों के बाद भी कुछ कारक ऐसे हैं जो जाति व्यवस्था में निरंतरता के लिए उत्तरदायी भी हैं, जिसके कारण जाति व्यवस्था की मजबूती अभी भी बनी हुई है। अब वे कारक कुछ इस प्रकार हैं। पहला है उच्च जाति वर्ग के लोगों में उनकी पहचान का मुद्दा होना, जो कि जातिगत संघर्ष को जन्म देता है। दूसरा आता है दलित पहचान का मुद्दा। इस वर्ग के व्यक्ति भी अपनी पहचान को सनातन मानते हैं और हिंदू धर्म से पूर्व का भी मानते हैं। इसलिए अपनी पहचान के लिए वे विभिन्न आंदोलन भी करते हैं, जैसे आदि हिंदू आंदोलन, आदि आंध्र आंदोलन और द्रविड़ आंदोलन जैसे मुद्दे भी अपनी पहचान को बचाने के लिए ही देखे गए। इसके अलावा अपनी जातिगत पहचान को कायम रखने के लिए जाति संगठनों के रूप में विभिन्न संगठनों का निर्माण भी हुआ है। जैसे पहला जातिगत संगठन 1885 में कायस्थ महासभा बना, 1946 में क्षत्रिय महासभा बना, फिर इसी प्रकार ब्राह्मण सभा, अग्रवाल सम्मेलन, अखिल भारतीय कुर्मी सम्मेलन आदि भी देखने को मिले। आगे जातिगत व्यवस्था की निरंतरता के उदाहरण में जाति पंचायतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके पुनर्जीवीकरण से खाप पंचायत जैसी पंचायत ने जन्म लिया, जो कि जातियों की कर्ता धर्ता बन जाती हैं बाद में। आगे जाति और राजनीति को एक साथ जोड़ने पर यह वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ जातिगत निरंतरता का भी कारण बनती है। इसके अलावा आरक्षण जैसे लाभ मिलने से जाति व्यवस्था को सुदृढ़ता मिलती है। इसलिए आज भी इस मुद्दे पर सभी वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का होना अति आवश्यक माना जा रहा है। अब आगे बात करते हैं जातिगत जनगणना की। तो 1932 के बाद 2011 में दूसरी बार यह जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं उनकी गोपनीयता होना अति आवश्यक होती है, ताकि जातियों का राजनीतिकरण ना हो, जातियों में संघर्ष ना हो और अस्पृश्यता को बढ़ावा ना मिले। अब इसमें बिना जातियों के राजनीतिकरण में 2 सूत्र काम आते हैं। पहला है जाति गणित, जिसमें प्रभु जाति के रूप में एक संख्यात्मक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा आता है जाति रसायन, जो जातियों का समीकरण माना जाता है।
तो ये सारे कुछ मुद्दे थे भारत में जातियों से संबंधित। अब आगे बात करते हैं कि भारतीय मुसलमानों में किस तरह से जाति व्यवस्था होती है। तो इनमें भी अलग अलग श्रेणियां पाई जाती हैं। इनमें पहला ग्रुप वह आता है जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम या ईसाई धर्म ग्रहण करता है। इसे पर संस्कृति ग्रहण या एकल्चरेशन कहा जाता है। दूसरे ग्रुप में आता है धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन। अब इनमें मुख्यतः आते हैं अशरफ मुसलमान, जो कि वंशावली के आधार पर शेख, सैयद, मुगल और पठान होते हैं। इनके अलावा दूसरे मुसलमान हैं गैर अशरफ मुसलमान। अब अशरफ और गैर अशरफ मुसलमानों के बीच जजमानी व्यवस्था जैसा कुछ संबंध होता है। यह जो गैर अशरफ मुसलमान होते हैं, यह धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम बने होते हैं और अपने पूर्व की निरंतरता बनाए रखते हैं, और इनकी व्यावसायिक शुद्धता के आधार पर अशरफ मुसलमानों से इनकी दूरी सुनिश्चित की गई है, और इसी आधार पर इनका सामाजिक स्थिति का निर्धारण भी होता है। और ये पद सोपान क्रम में सबसे अंत में आते हैं तथा अंतःविवाही भी होते हैं। तो ये सारी बातें थी जाति व्यवस्था के बारे में। अब आज के लेक्चर के दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे परिवार, वंश परंपरा और नातेदारी विवाह के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं परिवार क्या होता है। तो परिवार लोगों का समूह होता है, और ये सभी लोग आपस में वैवाहिक संबंधों या फिर रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं तथा साथ साथ सहनिवास, सह रसोई और सह संपत्ति को साझा करते हैं। अब भारत में विभिन्न आधारों पर अलग अलग प्रकार के परिवार देखने मिलते हैं। पहला बात करें संरचना के आधार पर, संयुक्त परिवार और एकल परिवार देखने मिलता है, जो परिवार के विकास चक्र को भी दर्शाता है। आगे संबंध के आधार पर परिवार रक्त संबंधी और विवाह मूलक परिवार भी होते हैं। आगे सत्ता के आधार पर पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक और द्वैतवंशी परिवार देखने मिलते हैं। फिर विवाह के आधार पर बहुविवाही, जिसमें बहुपति या बहुपत्नी विवाह आता है, और एकल विवाही परिवार भी देखने मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं वंश परंपरा या लीनिएज के बारे में। तो वंश परंपरा मुख्यतः पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक या द्वैतवंशी हो सकती है। वंश परंपरा की परिभाषा की यदि बात करें तो यह ऐसे लोगों का समूह है जो आपस में सिर्फ रक्त संबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए या एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और जिनके सामान्यतः पूर्वजों का ज्ञान होता है। अब आगे बात करते हैं किनशिप या नातेदारी के बारे में। तो यह लोगों का ऐसा समूह होता है जो आपस में रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध दोनों से जुड़ा होता है। नातेदारी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें प्राथमिक नातेदारी है जो 8 प्रकार की हैं। यह प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाती है, जैसे माता, पिता, भाई, बहन आदि। फिर द्वितीयक नातेदारी आती है, जिसमें 33 प्रकार होते हैं, जो दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, मौसी, मामा आदि के प्राथमिक नातेदारों के प्रत्यक्ष संबंधी को दर्शाते हैं। फिर आता है तृतीयक नातेदारी, जिसके 151 प्रकार होते हैं, जिसमें चाची, मामी, फूफा, मौसा जैसे संबंधी आते हैं, जो द्वितीयक नातेदारी के प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाते हैं। फिर अगले आते हैं दूरस्थ, जो तृतीयक के बाद आगे आने वाले उनसे संबंधित नातेदारों को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और दूरस्थ के रूप में नातेदारी पाई जाती है। अब नातेदारों को पुकारने के आधार पर भी उनका 2 तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। पहले होते हैं अद्वितीय नाम, जैसे माता पिता, मतलब इनके अलावा किसी और को हम इस नाम से नहीं बुलाएंगे। इसके अलावा दूसरा आता है सामान्य नाम, जैसे अंकल आंटी, जो सभी के लिए यूज हो जाता है, बुआ, मौसी, चाची, सभी के लिए। अब इसी संबंध में देखते हैं कि नातेदारी संबंधी नीतियां कौन कौन सी होती हैं, यूसेज कौन कौन से हैं। तो इसमें पहली नीति आती है परिहार या अवॉइडेंस। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जिनमें दूरी बनाए रखी जाती है, जैसे ससुर और बहू के बीच, जेठ और बहू के बीच परिहार या अवॉइडेंस का रिश्ता होता है। अब इन रिश्तों में अवॉइडेंस रखने का भी कारण होता है।
पहला सांस्कृतिक कारण यह है कि बहू अपने मायके के संस्कृति ससुराल में ना आरोपित करने लगे। दूसरा सामाजिक कारण यह है कि बड़ों का सम्मान बना रहे। और तीसरा मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि आकर्षण से बचाव रखा जा सके। अब अगली दूसरी नीति आती है परिहासीय संबंध, मतलब जो हंसी मजाक का संबंध होता है। अब हमें यह देवर भाभी और जीजा साली जैसे संबंधों में इस प्रकार का परिहासी संबंध देखने मिलता है। अगली नीति है संबोधन सूचक संबंध, मतलब पति पत्नी में दुराव का संबंध होता है। इसमें यह एक दूसरे को किसी अन्य नाम से बुलाते हैं और उनका ओरिजिनल नाम नहीं लेते। चौथी नीति आती है बुआ अधिकार, मतलब इसमें बुआ का विशेष सम्मान होता है। इसका कारण यह है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसमें बेटी या बुआ की स्थिति में संतुलन बनाने के लिए उन्हें सम्मान दिया जाता रहे। अगली नीति है मामा विषयक, जिसमें मामा को भांजे भांजियों की देखरेख के लिए कार्य करने होते हैं। फिर अगली नीति आती है सह प्रसविता। इस नीति के तहत पति पत्नी के साथ घनिष्ठता सिद्ध करने के लिए उसकी प्रसव पीड़ा की नकल करता है। यह नीति सामान्यतः टोडा जनजाति तथा खासी जनजाति में देखने मिलती है। अब हम यह जो नातेदारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, इसमें क्षेत्रीय अंतर बहुत देखने मिलता है। अब अपने स्क्रीन पर देखिए, तो नॉर्थ इंडिया की नातेदारी व्यवस्था की यदि बात करें तो इसमें अपकेंद्रीय रुझान देखने मिलता है, जहां पर वंश परंपरा, गोत्र बहिर्विवाह, क्षेत्र बहिर्विवाह और दहेज प्रथा जैसी रीतियां देखने मिलती हैं। लेकिन साथ ही नॉर्थ इंडिया में चतुर्गोत्र विवाह, सप्रवर, सपिंड आदि जैसी प्रथाएं नहीं देखने मिलती। बात करें साउथ इंडिया की, तो इनमें एकल विवाह तथा बहु विवाह दोनों ही देखने मिलते हैं, जहां बहुपति विवाह नायर वंश में देखने मिलता है जो मातृवंशी हैं, और बहुपत्नी विवाह नंबूदरी ब्राह्मणी वंश में देखने मिलता है जो पितृवंशी होते हैं। इनके अलावा साउथ इंडिया में प्राथमिकता आधारित विवाह जैसे मामा भांजी विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह आदि भी देखने मिलते हैं। अब एक और रीजन आता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, जिसमें बात करें खासी जनजाति की, तो इनके अंतर्गत संपत्ति का उत्तराधिकारी सबसे छोटी लड़की को माना जाता है, जो कि अपने पति के साथ अपनी मां के घर में रहती हैं। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में ही गारो जनजाति है, जिसमें कोई भी लड़की संपत्ति की उत्तराधिकारी बन सकती है, और यहाँ लड़की को नोकमा तथा उसके पति को नोकरम कहा जाता है। और गारो जनजाति में ससुर की मृत्यु होने पर प्रबंधक होने के लिए पति को नाम मात्र के लिए सास से विवाह भी करना होता है। तो ये सारी बातें थी विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और पहली बार इस चैनल में आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।